इस वीडियो के माध्यम से हम जो एंशियंट हिस्ट्री है, जो प्राचीन जो इतिहास है, उसका जो मेनली जो सोर्स है, जो स्रोत है, उसको हम लोग देखेंगे। और इससे ना एक या दो क्वेश्चन पीटी के किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे बीपीएससी दीजिए, यूपीएससी दीजिए, एसएससी दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, दरोगा दीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बहुत ज़रूर रहता है। इसलिए जो है ना आज इसी का मैं वीडियो बना रहा हूँ और बहुत छोटा वीडियो होगा और इससे समझिए कि एक या दो क्वेश्चन कन्फर्म है। आप सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिए, स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, या एक बार देखिए, दो बार देख लीजिएगा और इससे आपका काम हो जाएगा। चलिए, जैसा कि देखिए, इतिहास को पढ़ने के लिए हमको स्रोत या सोर्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कल क्या घटना इस देश में घटा, उसको जानने के लिए हमारे पास क्या सोर्स है, इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है। लेकिन अगर आज से कोई घटना 5000 साल पहले घटा या 3000 साल पहले घटा, तो उस समय के इतिहास को, उस घटनाओं को जानने का मेरे पास क्या सोर्स है। या तो उसमें कोई लिखा गया बुक होगा, या कोई अभिलेख होगा, या कोई सिक्के होगा। तो ये सब स्रोत कहलाते हैं। तो उसी स्रोत के आधार पे पुरातत्वविद या इतिहासकार इतिहास को क्या करता है, लिखता है, और वही हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो आइए, तो प्राचीन भारत के इतिहास का जो स्रोत है उसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला देखिए, स्रोत को हम दो पार्ट में बांटेंगे। एक स्रोत का नाम आपका है इसमें साहित्यिक स्रोत, और एक का नाम क्या है, पुरातात्विक स्रोत, ठीक ना। तो साहित्यिक स्रोत में भी दो पार्ट, एक धार्मिक है, एक गैर धार्मिक है। पुरातात्विक में एक अभिलेख आएगा, सिक्का आएगा, मृतभांड आएगा, और भी कुछ चीज़ें इसमें अवशेष आ सकते हैं, ठीक ना। मतलब कि एंशियंट हिस्ट्री के सोर्स की अगर हम बात करें, एक तो लिटरेचर है, दूसरा आर्कोलॉजी आपका जो है ना ये प्रमाण है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पुरातात्विक स्रोत से, और इसमें सबसे पहला कौन है, अभिलेख है। क्या है इसमें सबसे पहला, क्या है, अभिलेख है। अब देखिए अभिलेख के बारे में कुछ बातें जानिए। सबसे पहला जो अभिलेख एक बोगज गोई का अभिलेख है, ये लगभग 1400 BC का है। इस अभिलेख को एशिया का मांडर भी कहा जाता है, और इसमें ऋग्वैदिक देवता का क्या है, वर्णन है। हालांकि पहली बार जो अभिलेख बनाने का शुरू किया था वो ईरान का एक राजा का नाम था डेरियस, उसी ने ये अभिलेख लिखवाना क्या किया था, शुरू किया था। उसके बाद देखिए दूसरा जो अभिलेख है पीपर हवा का लेख है, ये लगभग 500 BC का है। भारत का पहला अभिलेख जो ब्राह्मी और प्राकृतिक दोनों भाषा में, और इसमें महापरिणाम का क्या है, वर्णन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए अभिलेख, हालांकि अभिलेख लिखने की सही ढंग से परंपरा तो ऐसे अशोक ने शुरू किया। अशोक अभिलेख लिखवा के अपने काम के बारे में, जो उनके जल कल्याण जनता के कल्याण जो काम था, उसको पहली बार अशोक ने जो है ना अभिलेख के माध्यम से लिखवाने का क्या किया, कोशिश किया। लेकिन उसके पहले भी बोगजगोई अभिलेख, पिपरवा का अभिलेख, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट अभिलेख है। उसके बाद देखिए जब मौर्य काल हम लोग आते हैं तो इसमें कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य का एक अभिलेख का नाम है सहगौड़ा अभिलेख, ये उत्तर प्रदेश में, इसमें अकाल से बचने का प्रयास लिखा गया है। और एक महास्थान अभिलेख अभी बांग्लादेश में, यहाँ भी अकाल से बचने का क्या है, उपाय है या प्रयास का वर्णन है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सहगौड़ा अभिलेख किसका है। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा कि सहगौड़ा अभिलेख निम्नलिखित में किस शासक के से संबंधित है। यूपीएससी पूछा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ऑप्शन में अशोक भी था, तो कई लोगों ने अशोक मार दिया, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। अब देखिए हम आते हैं अशोक कालीन अभिलेख में। तो सबसे पहला अशोक कालीन अभिलेख में देखिए क्या है, ये आपका जो है ना, इसमें सबसे पहला आपका है कि अशोक के अभिलेख को हम तीन पार्ट में बांट के देखेंगे। एक तो शिलालेख है, स्तंभ लेख है, और गुहा लेख है। देखिए शिलालेख बड़े आकार के हैं, कुछ छोटे आकार के हैं, स्तंभ लेख भी बड़े आकार के हैं, छोटे आकार के, और गुहा लेख की संख्या सब मिला के 4 है। तो अब उतना आप डेटा मजे सिंपल समझिए, अभिलेख 3 प्रकार का है, शिलालेख, स्तंभ लेख और क्या है, गुहा लेख है। और सभी जो अभिलेख है वो प्राकृतिक भाषा में, लेकिन लिपि सबकी क्या है, इनकी अलग अलग है। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो बड़े शिलालेख। देखिए शिलालेख का भी 2 पार्ट है, बड़े वाला और छोटे वाला। देखिए बृहद शिलालेख क्या है, इसकी संख्या जो है ना, बृहद शिलालेख में 14 बातें लिखी गई, क्या लिखा गई, इसे इसको चतुर्दिश शिलालेख कहते हैं, ठीक ना। और ये जो बृहद शिलालेख है ये 8 स्थान पर क्या हुआ है, अपने को प्राप्त हुआ है। तो जगह का नाम कभी कोई मैचिंग पूछ देगा, कौन सा कहाँ मिला, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए शाहवाजगरी कहाँ है, पेशावर पाकिस्तान में एक अभिलेख मिला है। मानसेहरा ये पाकिस्तान के हजारा के पास मिला है। कालसी उत्तराखंड के देहरादून के पास मिला है। गिरनार अभिलेख
ये गुजरात के काठियावाड़ से मिला है। धौली उड़ीसा के पुरी से मिला है। जौगर उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट से मिला है। एर्डोगुडी ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल से मिला है। सोपड़ा महाराष्ट्र के पास मिला है, ठीक ना। फिर देखिए तो कहने मतलब ये है, ये 8 जगह से जो है ना इनके बड़े बड़े क्या है अभिलेख मिले, और इन सब में लगभग 14 बात लिखा गया। वही जीव की हत्या रोको, चिकित्सा का वर्णन है, रज्जु की नियुक्ति है, चौथे में मद धम घोष है, 5वें में क्या है महामात्र है, 13वें में क्या है कलिंग विजय है, और 14वें में क्या है क्षमा याचना। ये क्या है मतलब कहने की ये है कि जो बृहद शिलालेख ये 8 जगह मिला है। इसमें जो बातें लिखी गई पहले दूसरे तीसरे में क्या क्या बातें लिखी वो है। और देखिए इसमें पूछेगा कि कौन कहाँ पाया गया, तो आप थोड़ा स्टेट देख लीजिए और कहाँ मिला वो देख लीजिए, क्योंकि बीपीएससी क्वेश्चन या कोई भी एग्जाम डायरेक्टली यहाँ से पूछ सकता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो है ना छोटे शिलालेख है, इसमें सबसे पहला देखिए एक इम्पोर्टेंट है वो मास्की का है। कहाँ है कर्नाटक में, मैचिंग पूछेगा। मास्की कहाँ है कर्नाटक में, गुर्जरा कहाँ है मध्य प्रदेश में, बैराट कहाँ है राजस्थान, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेट्टूर कहाँ है मैसूर में, सासाराम कहाँ है बिहार में, और उडेगोलान कहाँ है कर्नाटक में। मैचिंग पूछेगा। आगे देखिए मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उडेगुलान में अशोक का नाम मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार, ठीक ना। अब आइए स्तंभ लेख में, स्तंभ लेख भी 2 था, एक छोटा था एक बड़ा था। आइए बड़ा देखते हैं बृहद वाला। इसकी कुल संख्या से 7 है, जो 6 जगह से हमको क्या हुआ है मिला है। दिल्ली मेरठ, इसको एफएसटी ने मेरठ से कहाँ लाया था, दिल्ली लाया था। एफएसटी में तो क्या फिरोज शाह तुगलक लाया था। दिल्ली टोपड़ा एफएसटी ने ही मतलब फिरोज शाह तुगलक ने ही हरियाणा से कहाँ लाया था, दिल्ली लाया था। इसमें 7 बातें लिखी गई है। लौड़िया अरेराज का है चंपारण से मिला है। फिर लौड़िया नंदनगढ़ का भी चंपारण से मिला है। रामपुरबा का भी कहाँ मिला है, चंपारण से मिला है। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन कौन सा अभिलेख चंपारण में मिला है, देख सकते हैं लौड़िया, नंदनगढ़ और रामपुरबा। और एक प्रयागराज इलाहाबाद में, इसको जहांगीर ने इलाहाबाद क्या किया था, लाया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए कुछ इसके लघु स्तंभ लेख हैं। देखिए लघु में पहला क्या है, सांची में, सांची है मध्य प्रदेश में, सारनाथ यूपी में है, रुमन देवी का नेपाल में है। ये सबसे छोटा अभिलेख है किनका, अशोक का। कौशाम्बी में, इनको रानी का अभिलेख कहा गया, यूपी में मिला है। और एक है निगलिवा या निगलीसार अभिलेख, ये नेपाल में हमको क्या हुआ है मिला। ये छोटे स्तंभ लेख हैं, ध्यान रखिएगा। आइए अब इनका कुछ गुहा लेख, अशोक जो है ना कुछ गुहा लेख है, या गुप्त का मौर्य काल में हमको कुछ गुहा लेख भी देखने को मिलता है। इसमें आइए देखिए सबसे पहला जो गुहा लेख है, अशोक ने बराबर की पहाड़ी, ये बराबर की पहाड़ी अभी बिहार के जो है ना कहाँ पे है, अगर यहाँ बिहार अगर देखिए यहाँ जहानाबाद है, यहीं पे जो है ना आपका ये अशोक का जो है ना बराबर पहाड़ी पर जो है ना जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये गुफा, यहाँ 3 गुहा बनाया मतलब रहने के लिए, मतलब कि चट्टान को काट के। पहला का नाम है विश्व झोपड़ी और सुदामा, ये अपने शासनकाल के 12वें साल बनाया था, क्या बनाया था। और एक था कर्ण चौपाल, ये 19वें साल बनाया था। 3 गुहा लेख, विश्व झोपड़ी, सुदामा और कर्ण चौपाल। सुदामा और चौपाल जो है ये आजीवक संप्रदाय के लिए क्या किए थे, बनाए थे, ध्यान रखिएगा। नोट, अशोक के पोता दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी, यहीं पर बगल में पहाड़ी है, वहाँ पर भी 3 गुहा बनाया, और ये किसके लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए। नाम है गोपी, लोमर्सी और वडथिका, ये 3 इसने बनाया, 3 जो है ना उसने भी बनाया था, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये भी जो है ना हमारा सोर्स का काम करता है। अब आइए देखते हैं कि मौर्य काल के बाद हमारे देश में कौन कौन से शासक ने अभिलेख क्या किया, लिखवाया। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिलेख है किसका, एक रुद्र दामन का। कहाँ का, जूनागढ़ अभिलेख, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। इंडिया का पहला जो अभिलेख है संस्कृत भाषा में है, लिपि क्या है, ब्राह्मी है। इसमें फुदरफन झील की मरम्मत की चर्चा की गई है, और यह सौराष्ट्र में मिला है। कहाँ मिला है, आइए फुदरफन झील के बारे में बहुत अधिक होता है कन्फ्यूजन, मैं इसको आज आपको दूर कर देता हूँ। आइए देखिए फुदरफन झील के बारे में पहली बात देखिए, निर्माण किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। पुष्यगुप्त उस समय का प्रांतपति था, उसने करवाया था। मरम्मत किसने कराया, अशोक के शासनकाल में हुआ, तुसाप नाम का एक प्रांतपति था वहाँ का, उसने कराया था मरम्मत। फिर किसने कराया, सुविशाख, ये किसका राजा था, रुद्र, किसका था, शासक कौन था, रुद्रदामन था। और अंतिम रिपेयर कौन कराया, पर्णदत्त, ये स्कंदगुप्त के समय में। तो ये सब प्रांतपति थे, और ये सब एक थे, राजा थे, जिसका जो है ना सुदर्शन झील को रिपेयर कराने योगदान था। नेक्स्ट चलिए अगला है एक बेस नगर का गरुड़ ध्वज अभिलेख, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये यूनानी राजा एंटीओलकिस के राजदूत हेडियोडोरस द्वारा ये निर्मित किया गया है, भगवान विष्णु को समर्पित है। नवे शुंग वंश शासक भागभद्र के दरबार में जो है ना ये आदमी जो है ना आया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए,
अगला है धनदेव का लेख या अभिलेख, ये पुष्यमित्र द्वारा बनाया गया था। इसमें 2 अश्वमेध यज्ञ का क्या है वर्णन है। अगला सबसे इम्पोर्टेंट खारवेल का हाथी गुहा लेख, उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में है, ठीक है। अगला है नागनिका का नाना घाट, ये कहाँ है, इसमें गौतमी बालकृष्ण बालफ्री सातवाहन वंश के शासक ने लिखा है। इसमें भूमिदान का क्या है उल्लेख है। पहली बार इंडिया में जो भूमिदान देने का जो उल्लेख जो है ना, इसी नाना घाट अभिलेख में आपको क्या है देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला है ये तो हो गया। आप गुप्तकालीन अभिलेख देखते हैं। गुप्त काल में देखिए कुछ अभिलेख अपने को देखने को मिला है। एक तो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें समुद्रगुप्त की विजय यात्रा लिखा गया। दूसरा महरौली का अभिलेख है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है। तीसरा मंदसौर का अभिलेख है, ये कुमार गुप्त का है। अगला है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें हूण आक्रमण की चर्चा है। पांचवा है स्कंदगुप्त का भित्री अभिलेख, ये यूपी में मिला है। और एक है भानु का एरन लेख, ये फतेह प्रथा, इसमें क्या मिला है वर्णन है 510 AD का। देखिए गुप्त का अभिलेख कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है। चलिए मैचिंग पूछेगा या जगह का नाम पूछेगा और कौन सा अभिलेख किस शासक से जुड़ा हुआ, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसको देख लीजिए, ठीक ना। अब आइए कुछ सोर्स में हम लोग पढ़ते हैं स्तूप में, क्योंकि स्तूप में भी बहुत सारी जानकारी हमको देखने को क्या होती है मिलती है। देखिए ये सीधे आएगा मैचिंग करने। स्तूप कहाँ मिला है, सांची में, धर्मराज का यूपी में, अमरावती आंध्र प्रदेश में, ये सब अशोक ने बनाया है, ठीक ना। भरहुत का ये मध्य प्रदेश में, इसको पुष्यमित्र शुंग द्वारा निर्मित किया गया। स्तूप हो गया। आपको पता है कि स्तूप महात्मा बुद्ध का एक समाधि स्थल समझिए, अर्धगोलाकार आकार की होती थी, ठीक ना। चलिए अगला ये कुछ और प्रमुख गुफाएं जो कि हमारा उस समय के स्रोत के रूप में काम करता है। आइए गुफा में देखिए, पहला भीमबेटका का गुफा, ये मध्य प्रदेश में बना है। ये विंध्याचल की पहाड़ी पर है और इसके बगल से होकर कौन सा नदी गुजरता है, नर्मदा नदी गुजरता है। ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और VS वांकांकर आदमी ने इन चित्रों को पहली बार क्या किया था, खोया था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आइए अजंता का गुफा, ये भी मध्य प्रदेश में है। ये मौर्य वंश, शुंग और गुप्त काल में निर्मित हुआ है। इसमें 29 गुफाएं हैं और सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी बीपीएससी कुछ भी कि अजंता की गुफाएं का संबंध सभी धर्मों से है, ठीक ना। नहीं, ये जो सिर्फ जो है ना बौद्ध धर्म से है, इसमें सभी धर्म नहीं है, सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है। वो भी 24 गुफा महायान से है, 5 गुफा हीनयान से संबंधित है। नेक्स्ट आइए एलोरा का गुफा, ये जो है इसमें 32 गुफा है। ये हिंदू के लिए भी है, बौद्ध के लिए भी और जैन के लिए भी। ध्यान रखें एलोरा गुफा। और ये कैलाश मंदिर यही है जो राष्ट्रकूट ने क्या किया है, बनाया है। अगला है बादामी गुफा, कर्नाटक में है। एलिफेंटा गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में। सब मैचिंग आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला ये कुछ उस समय के स्रोत के रूप में हमको मूर्तिकला भी स्रोत के रूप में काम करता है। आइए आपको पता है कि सबसे पहले मोहनजोदड़ो में हमको नर्तकी की मूर्ति मिली, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। आगे देखिए समय के साथ क्या हुआ हमारे देश में कि वैदिक काल में कोई मूर्तिकला नहीं था। महावीर या मगध साम्राज्य सब में भी मूर्तिकला का कोई विशेष विकास नहीं हुआ। लेकिन जब हमारे देश में जब कुषाण वंश आया तो वहाँ से मूर्तिकला का विकास हुआ। हालांकि उसके बाद जो है ना गुप्त काल में जो मूर्ति बनना शुरू हुआ उसके बाद, लेकिन हमारे देश में सबसे पहले जो मूर्ति जिसका बना, जिस मानव का, उसका नाम था क्या, गौतम बुद्ध। और उनकी क्या हुई, पूजा हुई। तो वही देखिए आगे समय जाके मूर्ति बनाने की कुछ शैलियाँ निर्मित हो गई। उसी में एक शैली का नाम है क्या, मथुरा शैली। ये सिंपल अपना स्वदेशी शैली था। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन से संबंधित मूर्तियाँ बनी हैं और ये कुषाण शासक ने लाया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए गंधार शैली। देखिए इस गंधार शैली में क्या है, इसमें विदेशी प्रभाव दिखाई पड़ता है। मतलब कि ग्रीक जो विदेशी आक्रमणकारी उसमें आए थे उनका इसमें हमको प्रभाव दिखाई पड़ता है, ठीक ना। और ये भी पेशावर वो अफगानिस्तान में है और इसमें बौद्ध धर्म की मूर्ति क्या हुई थी, बनी थी। और एक शैली का नाम है, मूर्तिकला का नाम है अमरावती। ये सातवाहन वंश में शुरू किया था। इसमें बौद्ध धर्म की क्या बनी है, मूर्तियाँ बनी है। अब आइए कुछ स्रोत जो है ना मंदिर निर्माण के भी स्रोत हैं। देखिए मंदिर निर्माण में जो है ना मुख्यतः 3 शैली है। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। नागर शैली उत्तर भारत में है, ठीक ना। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में और बेसर कौन है, मध्य भारत में। मतलब अगर ये मान लीजिए ये पूरा अगर इंडिया है तो ये उत्तर भारत में कौन सा है, नागर है। ये बीच में कौन सा है, बेसर है। और यहाँ कौन सा है, दक्षिण में द्रविड़ शैली है। देखिए नागर शैली क्या विशेषता है, ये उत्तर भारत में मेनली पाया जाता है। यहाँ पंचायतर मंदिर होते हैं, मतलब मुख्य देवता बीच में, मतलब कि
एक देवता बीच में हो गया, एक देवता यहाँ है, एक देवता यहाँ, एक देवता यहाँ, एक देवता यहाँ। ये मुख्य देवता मतलब ये मुख्य देवता बीच में है और बाकी 4 बगल में। इसको कहा गया पंचायतन मंदिर। गर्भगृह में ही प्रमुख देवता होते हैं कौन? नागरफेली में। और मंडप ही यहाँ का क्या होता है? प्रवेश द्वार। यहाँ अगर आप कोई मंदिर जाएगा तो यहाँ एक मंडप होता है, यही से प्रवेश द्वार होता है, ठीक ना। अगला है द्रविड़ शैली। ये है ना, इसमें क्या था, ये दक्षिण भारत का है। यहाँ के प्रवेश द्वार को गौपुरम कहा जाता है। क्वेश्चन पेपर से पूछा कि द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? गौपुरम को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और द्रविड़ शैली में सबसे जो अच्छा मंदिर बना है वो नरसिंह वर्मन ने बनाया था, रथ मंदिर बनाया है, ठीक ना। उसका बृहदेश्वर मंदिर राज ने बनाया, ये भी इसी शैली से है। और गंगई कोंड जो है ये भी किसने बनाया है? राजेंद्र प्रथम ने ही जो है मंदिर क्या किया है? बनाया है। नेक्स्ट चलिए, अगला है स्रोत के रूप में मृत भांड। क्या नाम है? देखिए, प्राचीन भारत में 4 प्रकार के मृत भांड मिलता है। पहला काले और लाल रंग का, इसको पाषाण काल में मिला है। गौड़िक रंग का हड़प्पा में मिला है। चित्रित धूसर रंग का उत्तर वैदिक काल में मिला है। और उत्तरी काली का पॉलिश ये कहाँ मिला है? मौर्य काल में मिला है। ये मृत भांड का साक्ष्य हो गया। अगला ये सिक्का, देखिए क्या स्रोत का काम करता है और कौन कौन से सिक्के हमारे लिए यूजफुल हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल के सिक्के को शतमान और या निष्क बोलते हैं। पूछा बीपीएससी एक बार, निष्क क्या है? एक उत्तर वैदिक काल का सिक्का है। आइए फिर देखिए, मौर्य काल में भी सिक्के थे। स्वर्ण के सिक्के को निष्क या सुवर्ण कहते थे। चांदी को पन, करशासन या शतमान कहते थे। तांबे को मासाक या कारकन कहते थे। वो फिर मैचिंग में पूछ सकता है। आइए गुप्त काल में देखिए, गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहते थे और चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे। पुरातात्विक स्रोत के बाद इसमें आपका साहित्यिक स्रोत है। इसमें देखिए साहित्यिक स्रोत में देखिए इसका बेसिक बात समझिए। देखिए हमारे देश में साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला लिखा गया आपका क्या? वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, फिर वेदांग, फिर उपवेद, फिर पुराण, फिर स्मृति, ठीक ना। अब आइए, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद है, मंत्र का संग्रह है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। 2 से 9 मंडल जो है ना सबसे पुराना है। पहला और 10वां नया है। देखिए कुछ कुछ इम्पोर्टेंट मंडल, तीसरे में गायत्री मंत्र है, चौथे में कृषि पर चर्चा है, 7वें में दशराज युद्ध है, 9th में क्या है? सोम मंडल का वर्णन है और 10वें में क्या है? पुरुष सूक्त का वर्णन है। पूछ सकता है आपसे। दूसरा सामवेद है, गाना का ये है। अगला है तीसरा यजुर्वेद है, इसमें यज्ञ की विधि है। और अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना ताबीज है। इसमें 20 क्या है? मंडल है। अगला देखिए, वेद के बाद क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। कुछ बातें जान लीजिए, इसकी रचना वेद के बाद हुई। प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ एक वेद से संबंधित है, ध्यान याद रखिएगा। और ब्राह्मण ग्रंथ का ही भाग को क्या कहा गया? आरण्यक कहा गया। और ये ग्रंथ वनों में निवास सन्यासी के मार्गदर्शन के लिए क्या किया गया? लिखा गया। अगला है उपनिषद, किसको कहा गया सर? जंगलों में जिस दार्शनिक विचार, इसको मतलब आरण्यक मतलब जंगल, वनों में जिस दार्शनिक विचारधारा का जो है ना विकास हुआ उसी का विस्तृत रूप हम जो है ना उपनिषद में क्या करते हैं? पाते हैं। इसमें जीव क्या है, आत्मा क्या है, मरण क्या है, कर्म क्या है, मतलब कि सारी दार्शनिक बातें उपनिषद में क्या किया गया है? लिखा गया है। हालांकि उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर शिष्यों को शिक्षा देना। तो उपनिषद में एक तरह से दार्शनिक बातें लिखी गई। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप इसका जवाब दीजिएगा। और वेदांग, वेद का अंतिम भाग क्या कहा गया? वेदांग कहा गया। और कितने वेदांग हैं आपके? 6 वेदांग हैं। आइए जो है ना इसमें हम एक टेबल के रूप में सब कुछ देख लेते हैं, यही से क्वेश्चन 1-2 आपको पूछ देगा। आइए, पहला वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद है। इसके पुरोहित कौन है? होत्री या होता है। उपवेद का क्या नाम है? आयुर्वेद है। रचनाकार इसके कौन है? धन्वंतरी हैं। किसके रचनाकार? आयुर्वेद के रचनाकार धन्वंतरी हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? ऋग्वेद का ऐत्रेय है और कौशितकी है, ये भी पूछ सकता है। उपनिषद का भी नाम यही है, ऐत्रेय है और कौशितकी है। आइए सामवाद, इसके पुरोहित कौन है? उग्रदाता हैं। उपवेद इनका क्या है? गंधर्व वेद है। इसको कौन लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। और ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? पंचविंश ब्राह्मण। और उपनिषद कौन है इनका? छंदोदोग्य और एक कैन उपनिषद है। आइए यजुर्वेद में पुरोहित का नाम क्या है? अथर्वयु।
उपवेद इसका क्या है? धनुर्वेद। कौन इसको लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? तैत्तिरीय और शतपथ नाम है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके उपनिषद का क्या नाम है? तैत्तिरीय है, मैत्रेयनी है, कठोपनिषद है, श्वेताश्वर है। अथर्ववेद कौन लिखे पुरोहित है? ब्रह्मा है। उपवेद का क्या नाम है? शिल्पवेद है। शिल्पवेद कौन लिखे हैं? विश्वकर्मा लिखे हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण क्या है? गोपत है। इसका उपनिषद क्या है? प्रश्नोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है। इसी से सत्यमेव जयते लिया गया है, इसी उपनिषद से क्वेश्चन पूछता है। और इंडिया में इसके बाद दो महाकाव्य है। एक का नाम है आपके महाभारत, जिसको लिखने में 1000 साल लगा है और ये गुप्त काल तक लिखाया गया है। इसमें 1 लाख जो है ना श्लोक हैं या पद हैं। और रामायण जो है ना 500 BC से लेके लगभग 1200 AD तक लिखा गया और ये 5 चरणों में क्या किया गया है? लिखा गया है। आप देखिए उसके बाद आपका पुराण है। देखिए महाकाव्य के बाद जो है ना पुराण लिखा गया। क्या लिखा गया? पुराण लिखा गया। और गुप्त काल में ही के बाद इसका लिखना क्या हुआ? शुरू हुआ। कुल मिला के 18 पुराण अपने पास है, सब संस्कृत भाषा में है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतार का वर्णन है। पहला अवतार मत्स्य है, ध्यान रखिएगा। तीसरा वराह है, चौथा नरसिंह है, 5वां बावन है, 6ठा परशुराम है, 7वां राम है, 8वां कृष्ण है, 9th बुद्ध है और कल्कि अंतिम है। क्वेश्चन पूछ चुका है और कल्कि का जन्म लेना अभी क्या है? बाकी है। इसके बाद देखिए इसी समय जो है ना हमारे देश में 6 दर्शन का क्या हुआ? खोज हुआ। पहला दर्शन कौन सा था? न्याय, तर्क पर बल दिया। कौन खोजा? गौतम ने। सांख्य, इस पर ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था, ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया, कपिल ने दिया। योग, शारीरिक व्यायाम के लिए पतंजलि ने दिया। वैशेषिक, उसने कहा कि ब्रह्मांड 5 पदार्थ आग, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बना हुआ है और इसी में परमाणु सिद्धांत इसी ने दिया। बीपीएससी 66 में पीटी में पूछा कि परमाणु सिद्धांत का संबंध किस फट दर्शन से है? इसका नाम क्या है? वैशेषिक। इसके कौन थे? कनाद। कौन इसको लिखा था? कौन कहा था? कनाद। अगला 2 है मीमांसा। एक है पूर्व मीमांसा, इसमें कहते हैं वेद ही शाश्वत सत्य है, ठीक ना। तर्कपूर्ण करो, चिंतन करो, विवेचन करो, इनका मेन थीम है। और जैमिनी इनके कौन है? आपका जो है ना मेन आदमी है, ठीक ना। चलिए, और अगला है उत्तर मीमांसा। ये व्यवहारिक धर्म और ब्रह्म है और इसके कौन है? वदरायण। कौन है? वदरायण। अगला आइए स्रोत के रूप में जो कि लिखित स्रोत में है, उसका नाम है साहित्यिक, बौद्ध साहित्य। देखिए जातक कथा, बुद्ध के जन्म के पहले की कहानी को जातक कथाएं बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, अगला है महाकाव्य बौद्ध धर्म का। दीपवंश और महावंश 2 बड़ा महाकाव्य है। ये सिंहली साहित्य है, श्रीलंका में भी ये है, ठीक ना। और त्रिपिटक, आपको पता है त्रिपिटक है, 3 पिटक है महात्मा बुद्ध के से संबंधित, ये भी ध्यान रख सकते हैं। इस प्रकार आपका जो है ना प्राचीन भारत का जो इतना भी सोर्स था, चाहे पुरातात्विक था या साहित्यिक था, मैंने आपको सही ढंग से पढ़ा दिया। एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर लुसेंट या कोई भी बुक होगा तो आप शॉर्ट में 1 बार रिवाइज कर लीजिएगा, 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, इससे एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे के वीडियो में हम जो है ना और भी इतिहास के कई सारे टॉपिक को क्या करेंगे? कवर करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए।